अच्छा में जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। इतने सारे कानून और फिर उन कानूनों को अमल में लाने की जिम्मेदारी। लेकिन इस खूबसूरत से लोकतंत्र में कई सारे कानून ऐसे हैं जिसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है। कई सारे ऐसे भी कानून हैं जो ब्रिटिश काल से चलते आ रहे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई कानून तो ब्रिटिश काल के ऐसे हैं जो उनके देश में या तो हट गए हैं या फिर संशोधित हो गए हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी लागू है। जैसे कि ईश निंदा, मैरिटल रेप के ऊपर कानून, अनलॉफुल असेंबली, तो साथ ही मौत की सजा। तो इसी बीच आपके मन में यह भी सवाल होगा, अगर ऐसा है तो अब उसका क्या किया जाए? न्यायालय इसका कुछ करती क्यों नहीं है? तो आपको बता दूं कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो जुडिशरी की नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्या हुआ, चौंक गए ना? हाँ, इन कानूनों में बदलाव और बेहतरी लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका नाम है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब क्या है इसकी जिम्मेदारी? कौन से कानून ऐसे हैं जिन्हें आज भी संशोधन की जरूरत है? क्या उन्हें हटा देने की जरूरत है? कितने ऐसे कानून हैं जिन्हें अब हटा देने चाहिए? बहुत सारी बातें हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिलेंगे। लेकिन पहले जब हम बात कर रहे हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इससे जुड़ा एक सफरनामा की कहानी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कब ये शुरुआत जो है लॉ कमीशन की हुई। तो भारत सरकार द्वारा ये गठित एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बेहद जरूरी है। अगर आप इसको डीपर लेवल पर और ज्यादा विजन के साथ देखेंगे तो एक देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी बीच जब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत के अंदर 1955 में सबसे पहले आई 3 साल की टर्म के लिए इसको स्थापित किया गया लॉ कमीशन को। फिर उसके बाद ये तो बात होगी स्वतंत्र भारत की। तो ब्रिटिश काल के अंदर जब ब्रिटिश राज कर रहा था भारत पर, तो उस वक्त 1834 में ये 1833 के एक चार्टर अधिनियम जो है वो लेकर आया गया था। उसके द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान इसे स्थापित किया गया था कि कौन कौन से लॉज आने चाहिए, किस तरीके से उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, कई सारी जिम्मेदारी होती है। इसकी अध्यक्षता उस वक्त लॉर्ड कर रहे थे। तो इसी बीच कानून और न्याय मंत्रालय की ये एडवाइजरी बॉडी इसे कहा जाता है। एडवाइजरी बॉडी क्यों? ये एडवाइज करेंगे, अब उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आएगा और फिर जाके कानून के अंदर संशोधन होगा मेजॉरिटी के साथ। अब इसी बीच कानूनों की रिसर्च करने की जिम्मेदारी जो है वो लॉ कमीशन की रहती है। और साथ ही साथ जब हम लॉ कमीशन की बात करते हैं तो रिसर्च के साथ साथ ये पूरे जानते हैं कि मौजूदा कानून जो है उसकी समीक्षा की जाती है कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, और अगर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो इसके रेपरकशंस क्या है। बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसी बीच क्या भारत में नए कानूनों की जरूरत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसी बीच क्या नए कानूनों के साथ साथ कौन से ऐसे कानून हैं जिनको हटा देना चाहिए? कई सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। एक्सपर्ट्स की पूरे पैनल है हमारे साथ, जहां पर एन मित्तल हमारे साथ पूर्व जज हैं, आशीष पांडे हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही प्रोफेसर मोहम्मद अखिल हैं, खालिद है हमारे साथ जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन्होंने पीएचडी करी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो सबसे पहले एन मित्तल जी आपके पास आना चाहूंगी। तो नए भारत के अंदर जो मौजूदा हमारे कानून है, क्या लगता है उनके अंदर संशोधन आना चाहिए? क्या सारे कानून अभी जो मौजूद हैं वो सब सही हैं? आपकी क्या टिप्पणी इस पर? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और मैं भी लॉ कमीशन ऑफ यूपी का चेयरमैन रह चुका हूं और माननीय मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहला बीड़ा यह उठाया था कि जो हमारे कानून निष्प्रयोज्य हो चुके हैं उन कानूनों को समाप्त किया जाए। तो वैसे तो भारत का संविधान जब लागू हुआ उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी कानून भारत के संविधान के विरुद्ध होगा, विपरीत होगा, वो कानून गैर कानूनी माना जाएगा। और चूंकि बहुत से कानून ऐसे थे कि जिनको एडॉप्ट करना जरूरी था, वो भारत की परिस्थितियों को देखते हुए ही विरचित किए गए थे और भारत की विशेष भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वो कानून बनाए गए थे जी। तो वैसे तो जो कानून हमारे भारत के संविधान के विरुद्ध हैं वो अपने स्वतः ही गैर कानूनी हो जाते हैं। जहां तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का प्रश्न है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में पुराने कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश की है और केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों को मानते हुए बहुत से कानून समाप्त किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में
वर्ष 2017 में 2057 कानून थे। जी 2057 कानून में से मैंने 1666 कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश की थी, और मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार ने लगभग 1400 पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत निश्चित रूप से ये कदम पहली बार मोदी जी के समय में और योगी जी के समय में उठाया गया है। तो इसके द्वारा जो पुराने कानून हैं उनमें अगर संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन भी किया जा रहा है, और अगर उनको पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है तो उन्हें पूरी तरीके से समाप्त भी किया जा रहा है। जहां तक भारत के संविधान का प्रश्न है, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है, और बड़े चिंतन मनन और अध्ययन के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया था, और आज भी यह संविधान बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। आशीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। सर आशीष जी, आपका इस पर क्या स्टैंड है? मॉडर्न इंडिया, न्यू इंडिया, क्या नए लॉज की जरूरत है? बहुत सारे। जी आशीष जी। जी सहगल जी, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। ऑल्दो मीडिया में अगर आप सुनते हैं आजकल, कंट्रोवर्सी का वो पार्ट भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको टच नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें एक कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी में अप्रॉक्सीमेटली 105 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्टिन्यूसली समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। अब हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंस उसको मिली, उस समय आप देखेंगे तो हम लोगों की इंडिपेंडेंस एक आइसोलेशन में नहीं हुई थी। हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग एक लीगल स्ट्रक्चर था, और उस लीगल स्ट्रक्चर को हमने ब्रिटिशर्स से इनहेरिट किया था। और इस पर भी देखिए दो तरीके से बात होती है कि सारे ब्रिटिश कानूनों को हटा देना चाहिए और कंप्लीटली नए रूल्स लाने चाहिए, लॉज लाने चाहिए। लेकिन उसकी एक यूटिलिटी थी जब हम लोगों ने उन सारे लॉज को इनहेरिट किया, कि कोई एक नी जर्क रिएक्शन नहीं था हमारी इंडिपेंडेंस में, एक कॉन्टिन्यूअस एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, वो कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहा और उसका हमारे देश को फायदा हुआ। लेकिन इस आज जब हम 74th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो ऐसे जैसे हमारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कानूनों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई सरकारों के द्वारा, और सभी सरकारों ने समय समय पर इस पर अपना कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया है। डिफरेंट एक्ट्स आते रहे, लेकिन जिस तरीके से नए कानून आ रहे हैं, शायद उस स्पीड से पुराने कानून जो कि जिनकी यूटिलिटी नहीं बची है, उनको हटाए जाने की प्रोसेस काफी स्लो रही है। अब जब वर्तमान सरकार आती है 2014 में, तो इनका एक ये भी एजेंडा रहा है कि पुराने कानूनों को हम खत्म कर देंगे। और जैसा कि मित्तल साहब ने बताया, करीब 1400 कानून ऐसे हैं जिनको कि अभी तक रिपील किया जा चुका है, जिनको कि एक तरीके से निरस्त किया जा चुका है। और अभी दिसंबर में ही, एक महीने पहले ही, एक नया एक्ट भी, बिल भी लोकसभा में पेश किया गया है, जहां पर शायद 60 या 66 पुराने कानूनों को हटाए जाने की बात हो रही है जी। अब देखिए, लेकिन ये जो हमारी लीगल रिफॉर्म्स की प्रोसेस होती है, अब इस प्रोसेस में भी चूंकि वी हैव द बेनिफिट ऑफ हैविंग एक्स चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है कि लॉ कमीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल्दो ये इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं सरकारों पर, लेकिन चूंकि लॉ को किसी एक अफरा तफरी में ड्राफ्ट नहीं किया जाता, एक्सपर्ट्स की एक बॉडी होती है, बहुत सारे तो कहीं ऐसा आशीष जी, कहीं ऐसा डर भी तो नहीं है चेंज का? क्योंकि कभी कभार हम बदलाव से ना बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमने अगर ये लॉ को हटा दिया तो पता नहीं इसकी क्या रेपरकशंस हो जाएंगे। फियर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जी। इसी वजह से लॉ कमीशन, जो हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है या स्टेट्स का है, इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारे पहलुओं को एनालाइज करने के बाद ही अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देते हैं। तो ऑल्दो एक ये भी कंट्रोवर्सी या बहस का विषय हो सकता है कि कितनी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने डायरेक्टली मानी है, कितनों का एक जुडिशियल डायरेक्शंस के थ्रू एनफोर्समेंट कराना पड़ा है। तो
ये सारे बहुत सारे इस पर भी आएंगे आशीष जी, लेकिन हमारे साथ पंजाब से प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद जी, लॉ कमीशन के काम के ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या गति अच्छी है, स्पीड अच्छी है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, ऐसा है, जो आपने विषय आज चुना है कि पुराने कानून और नया इंडिया और उसमें कैसे कानून होने चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि हमारे संविधान के अंदर अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का बहुत बड़ा भाग जो था वो इसका हमारे संविधान का पार्ट बना। हमारे जो कानून है उसमें आप सीआरपीसी ले लीजिए, आईपीसी ले लीजिए, आप सेडिशन लॉज ले लीजिए, ये सारे लॉज जो हैं ब्रिटिश टाइम से ही चले आ रहे हैं और उनमें से बहुत से कानून ऐसे हैं जो अपनी रेलेवेंस आज के दिन में खो चुके हैं। उनको खत्म करना बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। जी मोहम्मद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपसे फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ एएन मित्तल भी है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के अंदर बहुत से प्रावधान ऐसे ऑलरेडी हैं, जैसे कि अमेंडमेंट करना संविधान को, संविधान नए कानून बना करके रहना, इसी तरह से कानूनों को खत्म करना, ये सारी किसी भी, जैसे कहा कि डायनेमिक है हमारा संविधान, कानून का प्रोसेस भी डायनेमिक होता है, क्योंकि जिस तरह से समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलाव आते रहते हैं, इकोनॉमिक, उसके साथ नए कानूनों की जरूरत पड़ती है और बहुत से पुराने कानून रेलेवेंट भी होते हैं, बहुत से कानून इररेलेवेंट हो जाते हैं। और जो कानून इररेलेवेंट हो जाते हैं, जिस वक्त ये सरकार आई एनडीए की, तो उन्होंने कहा कि 700 के करीब कानून जो हैं वो हम खत्म कर देंगे, सेंट्रल लॉज। पता नहीं उसमें से कितने खत्म हुए हैं, ये तो लॉ के ज्ञानी बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर ये कानून जो अंग्रेजों के टाइम के हैं और वो रेलेवेंट नहीं है, उस समय की परिस्थिति के मुताबिक बने थे और आज उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन उसमें ये नहीं है कि पिक एंड चूज हो, ऑब्जेक्टिव तरीके से इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कौन से कानून वाकई रखने के योग्य हैं और कौन से कानून जो हैं वो हमें खत्म कर देने चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि 1400 कानून यूपी के खत्म हो गए, बड़े कानून बने होंगे और उस समय बने होंगे जब यूपी की ये शेप थी भी नहीं जो आज यूपी है। उस समय कोई सेंट्रल प्रोविंस था या कोई और, वो तो उसमें बहुत से कानून होंगे जो उस समय रेलेवेंट उस स्टेट के लिए रहे होंगे जो अंग्रेजों के टाइम पे था, और आज की यूपी में उनकी कोई जगह नहीं है। इसी तरह से केंद्र की बात है, हर स्टेट में इनफैक्ट अभी जो डीजीपी की मीटिंग्स हुई है रिसेंटली, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि आपको अपने इलाके में जो ये कानून है सबकी समीक्षा करनी चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जुडिशरी का रोल कम है। जुडिशरी बहुत से कानूनों को अवैध कर सकती है, उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन वो कानून जो आज पार्लियामेंट जो पुराने कानून है उनके बारे में बिल्कुल आपके पास मोहम्मद खालिद जी, आपके पास वापस आती हूं मैं। एन मित्तल जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है अभी भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉज जो है वो नहीं बदले जा रहे हैं। जैसे हम पुलिस एक्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन पुलिस एक्ट जो है 1861 का है और हमारी जितनी भी अभी पुलिस के ऊपर डिबेट हुई है, जितने भी पूर्व डीजीपी हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं जी मिनिस्टर्स हमको कंट्रोल करते हैं। तो क्या इसमें अब बदलाव की जरूरत है? हाँ, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं ये बात भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मात्र इसलिए कि वो कानून अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है उसको समाप्त करने का औचित्य नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई कानून कॉलोनियल व्यवस्था को प्रोत्साहन देता है तो निश्चित रूप से ऐसे कानून को समाप्त कर देना चाहिए। आपने जैसे पुलिस एक्ट का हवाला दिया, एक और पुराना कानून है इंडियन प्रिजन्स एक्ट 1869। तो इन कानूनों में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और जहां तक पुलिस एक्ट का सवाल है, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए तमाम आयोग बन चुके हैं, तमाम सिफारिशें आ चुकी हैं और ये भी कहा जा चुका है कि इन्वेस्टिगेशन तथा लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग अलग हो, परंतु मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के सामने ऐसी क्या
संकट है कि वो इन सुझावों को क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। तो निश्चित रूप से ये कानून ऐसे हैं कि जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, संशोधन किया जाना चाहिए। और लेकिन आपको नहीं लगता सर एन मित्तल जी, भारत का जो हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्न इंडिया में आ गए हैं, कोई नया एक्ट बनाना चाहिए पुलिस को लेकर अब अमेंडमेंट के बजाय? जी सर। हाँ देखिए, दोनों परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है कि नया एक्ट बनाए या हम जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट है उसी में हम अमेंड कर दें। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पिछले 3 साल से खाली पड़ा था, उसमें कोई अध्यक्ष नहीं थे। अब हाल ही में माननीय ऋतुराज अवस्थी जो संयोग से उत्तर प्रदेश के ही हैं, उनको लॉ कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो निश्चित रूप से जब 3 साल से कोई चेयरमैन ही नहीं था तो 3 साल से वहां निश्चित रूप से कोई काम नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है या और भी बहुत से ऐसे कानून हैं जो नए कानून आने चाहिए और पुराने कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए या पुराने कानूनों में यथोचित संशोधन करना चाहिए। जो व्यवस्था, जैसे मैं अभी खालिद साहब ने एक बात कही, देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो 1973 में पूरी तरीके से दूसरा बनाया जा चुका है। और जहां तक इंडियन पीनल कोड का सवाल था, लॉर्ड मैकाले ने इस इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करने में 42 साल 42 ईयर्स का समय लिया था अध्ययन करने के लिए। और आज भी उसके तमाम प्रोविजंस ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से हमारे संविधान के विरुद्ध नहीं है। हाँ, जो प्राविधान संविधान के विरुद्ध थे, जैसे कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का प्राविधान था सेक्शन 55 में, अब उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ से समाप्त हो चुका है। अभी हाल ही में माननीय मोदी जी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नया नामकरण किया है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो सारे प्रिजनर जिनको कहना चाहिए कि मृत्यु होने तक कारावास का दंड दिया जाता था, वो सारे के सारे काला पानी जिसको आप बोलते हैं अंडमान निकोबार भेजे जाते थे। तो इसमें भी 1955 में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 55 में इसको अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था की गई है। तो समय समय पर नए कानून भी बन रहे हैं जो एग्जिस्टिंग। आशीष जी, अब जरा आपके पास आ जाते हैं। आपने अभी एक स्टेटमेंट दी थी सर, आपके पास वापस लौटती हूँ मैं। आशीष जी, अभी आपने एक स्टेटमेंट दी थी और काफी देर से वो मेरे दिमाग में घूम रही है। ये तो बात हो गई जी लॉ कमीशन जी ने बताया हमारे पार्लियामेंट वालों को कि ये संशोधन की जरूरत है। अब काम तो हमारे लेजिस्लेचर का है कि अमेंडमेंट्स वो लेकर आए जाएं उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो क्या लगता है आपको कि उनकी रिकमेंडेशंस को माना जा रहा है? देखिए पलक जी, कई सारी रिकमेंडेशंस को माना गया है, लेकिन लॉ कमीशन का मैं इस चीज को भी क्लैरिफाई करूंगा। देखिए लॉ कमीशन जब किसी चीज पर रिकमेंडेशन देता है तो उसका मोस्टली एम्फेसिस होता है लीगल जो पैरामीटर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए। गवर्नमेंट अपने आप में एक ब्रॉडर चीज है। गवर्नमेंट के पास कई और भी पैरामीटर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे की अपनी पॉलिसीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो चेंजेस लाना चाहते हैं। जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स उनके फेवर में होती है, उनकी पॉलिसीज के फेवर में होती है, पार्लियामेंट में जो इक्वेशन है राज्यसभा लोकसभा में स्ट्रेंथ है वो फेवर में होती है, तब शायद इस तरीके के बिल्स ज्यादा आसान। तो फिर आशीष जी, जहां तक मैं समझ रही हूँ आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहीं दूसरी तरफ पार्टी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से एक परमानेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, जबकि सरकार अपने आप में एक परमानेंट बॉडी होते हुए भी, लेकिन जो हर 5 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं और उसमें सरकारें चेंज हो जाती हैं, उनकी पॉलिसीज अलग होती है। जब दोनों में समन्वय हो जाता है तब कानून बन जाते हैं। अब देखिए मैं बात हो रही थी सीआरपीसी और आईपीसी की, मैं आपको बताता हूँ पिछले साल से ही ये प्रोसेस जो क्रिमिनल लॉज हैं कंट्री के उसमें अमेंडमेंट की, उसमें नया कानून लाने की चालू है। हर स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, सबको ये लेटर लिखा गया था गृह मंत्रालय की तरफ से कि आप अपने इनपुट्स दीजिए कि नए कानून किस तरीके के होने चाहिए। स्पेशली आईपीसी और सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट इन चीजों को फैक्टर इन नहीं करती है, लेकिन लॉ एक ऐसी चीज है
जब एक बार वो बन जाता है तो उसका इम्प्लीकेशंस, उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो इतने डीप होते हैं, सोसाइटल चेंजेस आते हैं। इसलिए इन लॉज को बहुत ही हैप्पीजार्ड मैनर में पास नहीं किया जा सकता। एक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भविष्य की सरकार हो, इन सभी सरकारों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि सारे पहलुओं का ध्यान रखने के बाद ही आप किसी नए कानून को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि पुराने कानून तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनकी कमियां हमको पता है, उनकी अच्छाइयां पता है। लेकिन कोई नया कानून जल्दबाजी में पास कर दिया तो शायद अच्छाइयों के चक्कर में कुछ इतनी बुराइयां ना आ जाए जो सिस्टम को ही डिस्टेबलाइज कर दे। मोहम्मद खालिद जी, लॉ कमीशन और डिफरेंट प्रोसेस, इसी बात को जोड़ते हुए एक बात कहना चाहूंगी, ऐसे भी बहुत सारे लॉज हैं जो ब्रिटिश काल के अंदर आए, ब्रिटिश वालों ने तो कब के हटा दिए, लेकिन अभी भी देश के अंदर है। जैसे मैं मैरिटल रेप का एग्जांपल ले लूं, वहां पर ये गुनाह माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कोई लॉ नहीं है। देखो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है कि लॉ कमीशन, जैसे कहा जज साहब ने कि लॉ कमीशन 3 साल से खाली पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि हम इस संस्था को कुछ सीरियसली लेते, यहाँ पर 3 साल तक खाली पड़ा रहे। एक इतने बड़े देश में जहां पर हम ये भी कह रहे हैं कि नए कानून जो है उनकी आवश्यकता है और पुराने कानून जो है उनको रिपील करना है, खत्म करना है। मैं बताता हूं कि जब रिकमेंडेशन आ भी जाती है कमीशन से, तो वो अलग अलग महकमों की तरफ जाती है। जैसे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड लॉ है, कोई इंडस्ट्री के साथ है, कोई एजुकेशन के साथ है फॉर एग्जांपल, तो वहां की ब्यूरोक्रेसी फिर उसको दोबारा देखती है कि लॉ कमीशन ने तो कह दिया, लेकिन हम भी देखें कि हमें इसके बिना चल सकते हैं या इसको क्या नई शेप दी जा सकती है। कई बार वहां पर रुक जाते हैं, वहां पर ब्यूरोक्रेसी जो कैजुअल अप्रोच है, या कई बार वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं बदलना चाहिए। उसके बाद आती है सरकार तक बात, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज होती है फिर कैबिनेट में आती है, प्राइम पीएमओ से ओके होता है, कैबिनेट में डिस्कस होता है। वहां पर डिपेंड करता है कि जिस पार्टी की सरकार है वो क्या चाहती है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, ये सब चीजें उसके अनुकूल हैं या नहीं है। तो वहां पर कई बार फंस जाती है ये चीजें, जिसकी वजह से इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में काफी ज्यादा मुशक्कत होती है या इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो क्या आपको लगता है लॉ कमीशन की पावर्स को थोड़ा ही बढ़ जाना चाहिए? देखो, ये कहा गया है कि ये जो लॉ कमीशन है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होगी उसकी रिकमेंडेशन कोई बाध्य तो होती नहीं सरकार के ऊपर। वो सरकार चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली उसको विदाउट टीथ जो है लॉ कमीशन को नहीं रखना चाहिए। उसकी रिकमेंडेशन का जो है कहीं ना कहीं संज्ञान। चलिए मोहम्मद खालिद जी, वक्त हमें समय इतनी इजाजत दे पा रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए, और बेहद जरूरी था क्योंकि हम 74वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, तो किस तरीके के कानूनों के अंदर संशोधन की जरूरत है उस पर बात होना बेहद जरूरी है। तो आज बात करी कि ढेर सारे कानून हैं, कई सारे कानून ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सारे कानून ऐसे हैं जो भी ब्रिटिश काल के हैं जिसके अंदर संशोधन की जरूरत है। कुछ कानून ऐसे जिनको हटा देना चाहिए, तो लॉ कमीशन इसके लिए बनाई गई है, जो हमारे लेजिस्लेचर को, विधायिका को रिकमेंडेशन देती है, बाकायदा एडवाइजरी है उनकी कि इन लॉज को बेहतर करने की जरूरत है। तो किस तरीके से काम हो रहा है, कितनी गति से काम हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ। We, the people of India,